India has achieved actually What has been done now? What Prime Minister Modi has achieved. So let's ask Mr. Sanjay Dwivedi that. Dwivedi ji, namaskar. जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब द्विवेदी जी, आर्टिकल 370 रिपील हो गया, एब्रोगेट भी हो गया, 35A भी रिपील हो गया। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए फिर बता दूं, 35A वो सेक्शन था जिसके तहत हिंदुस्तान का कोई भी शख्स कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, वो भी रिपील हो गया। राम मंदिर भी बन गया। अब ये जो चीज़ें थीं, ये बाला साहब ठाकरे के दिल को बड़ी प्रिय थीं, वो मोदी जी ने घर को दिखा दिया है, लेकिन आप फिर भी मोदी जी के खिलाफ हैं। द्विवेदी साहब, ये क्या है, बताएं सर। नहीं बजाज जी, देखिए मोदी जी के खिलाफ नहीं है, ये शब्द कहना एक अकेले मोदी जी के खिलाफ नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई नहीं है, या बीजेपी के खिलाफ कोई नहीं है। हम लोग तो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल में खिलाफत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है। राजनीतिक दल बनते हैं, अपने अपने सिद्धांतों बनते हैं, उनके अपने उद्देश्य होते हैं, उनके अपने किस तरह से हमें संगठन चलाना है, किस तरह से नहीं चलाना है, तमाम चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन आज अगर मैं आज बात करूं, अगर माननीय मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गवर्नमेंट की बात करूं, तो संविधान सुरक्षित नहीं है। अब आप मुझे संविधान सुरक्षित क्यों नहीं है? दल बदल कानून लागू है देश में। ये इससे पहले जो सरकारें रही हैं, जब चूंकि दल बदल ज्यादा होता था तो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने दल बदल कानून का दर्ज लेके आए, कानून बनाया। लेकिन पहले था 1/3, अब 2/3 मेजॉरिटी कर दी गई कि टोटल 2/3 मेजॉरिटी हो, वो अपना एक पार्टी बनाए और अपना रास्ता चुने। ये चीज थी। आज क्या हुआ, एनसीपी और शिवसेना के दो लोग अलग हुए और उनको चुनाव आयोग ने नाम दे दिया, तो ये दल बदल कानून का उल्लंघन है, जिसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी चीज कही है। अब ये संवैधानिक संस्थाएं में किया, उनका सब दुरुपयोग हो रहा है। तो इस तरह की चीजें हो रही है। महंगाई ऑलरेडी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी ऑलरेडी बढ़ी हुई, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का दिमाग नहीं जाता। इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सही बता रहे हो, तो वो सही कैसे हो सकता है? आज देश में महंगाई इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी है, इसमें तो कहीं ना कहीं पैसा डंप हुआ था। तो आज भारतीय जनता पार्टी का खाते में 20,000 करोड़ या से ज्यादा पैसा आया है। तमाम उन्होंने कार्यालय, अपने 1000 कार्यालय उनमें अपना पैसा लगा। तो जो ये पैसा डंप हुआ, अगर ये जनता में आता, हम तो बार बार एक बात कहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को जो पैसा कैसे आया, ये ईडी गई छापे मारे, सीबीआई गई छापे मारे, और उन कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया। तो ये चीजें जो सब कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जांच हुई है, जो उनका वर्डिंग था, जिसमें कहा गया, उन्होंने भी इस चीज के लिए कहा है कि गलत है। तो इस तरह के देश में जो राजनीति की जा रही है, हम सभी इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया गठबंधन के लोग उस चीज का विरोध कर रहे हैं कि सरकार ऐसी आनी चाहिए जो जनता के लिए हो, जनता के भले के लिए हो। अब आपने 15 किलो चावल गेहूं दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, 140 करोड़ जनता, 80 करोड़ लोगों का गेहूं चावल दे रहे हैं। वही 15 किलो चावल में क्या पूरा महीना परिवार का निपट जाएगा? नहीं निपट सकता ना। तो अब रोजगार, द्विवेदी जी आप देखो, बीजेपी का टैगलाइन क्या है? बीजेपी का टैगलाइन है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बोले कि एक है कि इंडिया अलायंस के पूरे घटक दल जो बोले सनातन धर्म के खिलाफ, घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ, रामलला, सूर्य तिलक जिस प्रकार से 500 साल के बाद ये पूरे देश ने देखा और ये 500 साल के बाद हासिल हो गया। मोदी जी, बीजेपी का कहना है मोदी जी जो कर सकता है उसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। तो उनका कहना है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्या यही होने वाला है इलेक्शन में द्विवेदी जी? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट एक चीज बता दूं आपसे। अभी दिल्ली वाला मुकदमा चला सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट के पूरे अधिकार दे दिए थे। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले जजमेंट है, लेकिन ये अध्यादेश लेके आए और इन्होंने क्या किया, उसको फिर राज्यपाल को दे दिया पूरे अधिकार। उसके लिए अध्यादेश आ सकता था,
लेकिन राम मंदिर निर्माण के लिए आप अध्यादेश लेके नहीं आए। अगर आप अध्यादेश लेके आए होते और जो बातें आप कह रहे हैं कि सब किसी जो समर्थन नहीं कर रहे, सनातन धर्म विरोधी है या राम मंदिर के विरोधी है, अगर वो अध्यादेश का विरोध करते तो जनता मानती कि उन्होंने अध्यादेश का विरोध किया, इसलिए राम मंदिर विरोधी है ये। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आया, ऐसे नरसिम्हा राव थे, ढांचा बांधने में गिराया गया, ढांचा जब 4-5 घंटे में ढांचा गिरा है और माननीय नरसिम्हा राव जी उन्होंने फोन तक अटेंड नहीं किए, कमरे बंद हो गए, तो कांग्रेस इसको ले लेती कि ढांचा हमने गिरवाया। यह राम मंदिर का ताला खुला, जब राम मंदिर का ताला खुला तब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने चीज करेंगे। तो धार्मिक जहां आस्था का विषय आता है वहां पे अगर आप राजनीति करेंगे तो कुछ ही जनता इसको स्वीकार कर सकती है, लेकिन 99% जनता इस चीज को स्वीकार नहीं करेगी कि आप आस्था के विषय को, हमारे भगवान है उनको भी आप कह रहे सामने लेके। अरे आपकी गवर्नमेंट ना होती, अगर दूसरे लोग गवर्नमेंट होती होती या कांग्रेस होती तो उस सुप्रीम कोर्ट आदेश का पालन कराए होते। तो आप तो पालन करता है ना एक आदेश का, तो आप कैसे कह रहे थे उसमें आए? तो ये चीजें जो राजनीति में चल रही है, इसी का विरोध है देश में। जो इंडिया गवर्नमेंट बनी, इंडिया गठबंधन ने जो बना है वो सिर्फ यही कर रहा कि आप दूसरे पहले राम विरोधी। अब जब 3 काले कानून लाए थे, 700 लोग मर गए। आप जो किसान बैठे हुए थे उनको कहते सभी आतंकवादी संगठन से हैं, ये गलत है, ये सही है, हमने जो कानून बनाए वो सही है, तो आपने तीनों कानून वापस क्यों लिए? अगर तीनों कानून आपने वापस लिए हैं और उससे पहले 700 लोग बलिदान हो गए, तो गलती किसकी आएगी? ये सरकार की गलती है। आज जो राष्ट्रीयकरण ये दे रहे हैं, आज अडानी या जो भी लोग हो उनको हवाई अड्डे दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं, तो जो ये इसका विरोध चल रहा है। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये सब संस्थाएं लगाई थी कि इसमें रोजगार बढ़ेगा, देश में कुछ अच्छे लोग निकलेंगे, लेकिन आज क्या हो रहा है? सब चीजें बेची जा रही है। द्विवेदी जी, आज प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी यूपी में थे, यूपी में उन्होंने अखिलेश यादव पर आलोचना किया, बोले कि आप अपने आप को यदुवंशी मानते हो, यदुवंशी। आप अगर यदुवंशी हो तो कांग्रेस के साथ आप कैसे खड़े हो? कांग्रेस ने द्वारका का, श्री कृष्ण नगरी द्वारका का अपमान किया है, और जो पार्टी ने श्री कृष्ण द्वारका का अपमान किया हो, यदुवंशी अखिलेश यादव उनके साथ कैसे है? यह गठबंधन चल नहीं सकता, यूपी के लोग माफ नहीं करेंगे। तो क्या रिजल्ट दिख रहा है द्विवेदी जी, क्या रिजल्ट दिख रहा है यूपी में? राम कृष्ण इस चीज पर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ। एक बात कहना चाहूंगा प्रदीप जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा प्रदीप जी। बोलिए। इससे पहले जो हमारी सरकारें थी, जो माननीय प्रधानमंत्री होते थे, वो जो बात करते थे वो देश की समस्याओं को लेके एक चर्चा करते थे। लेकिन आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि संवैधानिक व्यक्ति हैं, वो तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो नवगोदरा में वो मछली खा रहे, फलाने जगह गए, ये चीज हो रही है। आज तक मैंने जितने भाषण सुने होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के, कहीं उन्होंने जनता के लिए कोई कंक्रीट बात नहीं की होगी। देखिए, आप प्रधानमंत्री हैं, 2014 में चल गया, 2019 में चल गया हवाबाजी कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख पैसा देंगे, काला धन वापस आएगा, 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, जीएसटी हम लागू कर रहे हैं, इससे फायदा मिलेगा। तो जो ये सब चीजें आपने कही, या पेट्रोल दाम जिसका विरोध करते थे, डीजल पेट्रोल का, गैस जिसका विरोध करते थे, वो आज 1000 रुपए हो गया। अगर 2014 से पहले सब्सिडी देके 400 रुपए हमको सिलेंडर मिल रहे थे, तो आज क्यों नहीं मिल रहा है? तो द्विवेदी जी, द्विवेदी जी जो आप बोल रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो गलत है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एक चीज जो आपने कही है बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, हवा क्यों नहीं बन रही है? जो आप बोल रहे हैं, लोगों को जिस प्रकार अभी तक सड़क पे आना चाहिए था इन इश्यूज को लेकर के, साहब नौकरी नहीं है, एब्सोल्युटली ट्रू। मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, इंडस्ट्री कम हुई है, छोटी छोटी दुकानें जो किराने की दुकानें थी अपने आसपास जो थी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, साथ में जो छोटी सी बनिए की दुकान थी वगैरह वगैरह सब बंद हो गई हैं।
लेकिन लोग जो हैं वो बाहर आकर के अपना रोष प्रकट क्यों नहीं कर रहे? बताएं सर। यहाँ पे सत्य असत की लड़ाई चल रही है, सत्य असत की लड़ाई चल रही है। इससे पहले 45-50 साल कांग्रेस ने राज्य किया, बराबर आते थे। माननीय मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 2004 में आए, फिर 2009 में फिर आए, 2014 से ये। आज शायद जो समझ रही जनता इन चीजों को समझ रही है कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में भी बरगलाया जा रहा है कि आपने 80 करोड़ जनता को अपने चावल गेहूं दे दिया आपने, लेकिन उनकी जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिस तरह से देश को बनना चाहिए, जिस तरह देश का विकास होना चाहिए। लेकिन विकास दो तरह के होते हैं, एक तो पेपर पे विकास होता है, एक जनता में विकास होता है। जो बात आप कह रहे हैं अच्छी बात कह रहे हैं। मुझे याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद जब चुनाव हुआ है तो शाइनिंग इंडिया के बाद के चुनाव लड़ा गया था और ये बिल्कुल लग रहा था कि शायद सरकार ही आ जाएगी दोबारा फिर। उस समय मानी अडवाणी जी को शायद किया गया था, वो बनने वाले थे, मतलब जो हमें याद है भी। तो दोबारा सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं आ पाई और मनमोहन सिंह में ये लग रहा था सरकार नहीं बन पाएगी, लेकिन जनता ने सरकार बना के थी, गठबंधन सरकार बनी। तो ऐसा नहीं, जनता आप देखिए आज भारतीय जनता, आज बीएसपी के 240 विधायक यहाँ जीते थे उत्तर प्रदेश से, आज एक विधायक है। जनता तो वही है ना, जनता में चेंज नहीं हुआ ना। सपा के किसी जमाने में 224 विधायक जीते थे और इससे पहले चुनाव 45 विधायक थे, इस बार 125 विधायक है। तो जनता वही है देखिए, लेकिन जनता बाहर नहीं निकलती है। हम लोग जो समाज सेवक मान लें अपने को, चाहे राजनीतिक मान लें, हम अपनी बात आपके डिबेट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ज्ञापन देके उठा सकते हैं। और आज के समय में क्या है, आप अगर ज्यादा बोलेंगे, इससे 2014 से पहले क्या थी, बीजेपी के सांसद, बीजेपी जो सांसद थे वो सिलेंडर लेके धरना प्रदर्शन करते थे जी, उनको कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन आज क्या है, आप विरोध करिए, आप ईडी आपके घर पे आ गई, सीबीआई आपके घर पे आ गई। जो हमारे देखिए लोग कहते थे जमानत उनकी नहीं हो रही, मतलब आप लोगों ने गलती कर दी, जमानत नहीं हो रही, मतलब आप लोगों ने गलती कर दी, उसी कारण, मतलब कि मैं उसी कारण जमानत नहीं हो रही है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा जी। तो भाई सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इन कोर्टों का एक नियम है। हमारे ऊपर आपने केजरीवाल के ऊपर कोई आरोप लगाया है, उसका एक नियम है कि वो इशू करेंगे, उसके लिए उनका जवाब आएगा, आप जवाब देंगे, तो एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने गैर जमानत करी है और तुरंत जमानत मिल गई, ऐसा नहीं होता है। तो एक प्रोसेस वहां पे है, वो भले 6 महीने बाद आए। संजय सिंह जी छूटे, संजय राउत जी जमानत हुई। तो आज जो आप हंसी उड़ा रहे हैं, कि आप क्यों हंसी उड़ा रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि केजरीवाल से हमको खतरा था, इनको जेल में डाल दीजिए तो शायद आपकी सीटें कम हो जाए। लेकिन जब मैंने एक बात देखी है बहुत, जब दमनात्मक कार्रवाइयां होती हैं किसी भी राजनीतिक दल द्वारा, तो वो दल जो है, वो दल निश्चित रूप से नीचे की तरफ जाने लगता है। अगर दमनात्मक कार्रवाइयां आपने शुरू की, चाहे किसी समय का आप देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए आप, जब दमनात्मक कार्रवाई ज्यादा बढ़ने लगती है तो उसका जो चरम पे होता है वो नीचे गिरने लगता है। तो भाजपा जो कार्य कर रही है, आज वही कार्य हो रहा है कि दमनात्मक स्थितियां जो पैदा कर रहे हैं, लोगों को सही सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, आज विकास के नाम पे झूठ बोला जा रहा है, जुमलेबाजी माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। द्विवेदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी महाराष्ट्र में थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि उद्धव जी का नकली सेना है, उद्धव जी का नकली सेना है। बोले कि बाला साहब ठाकरे जी के विचार से बहुत दूर चले गए उद्धव ठाकरे जी। और दूसरे दिन अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा कि नकली उद्धव सेना भी है, नकली शरद पवार जी के पार्टी भी है और आधा कांग्रेस है, हाफ कांग्रेस, आधा कांग्रेस। इनका तीनों मिलकर कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई दिशा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है।
और महाराष्ट्र में इनको कोई सफलता हासिल नहीं होने वाला है। तो ये स्टेटमेंट कैसे देखते हो? क्या सचमुच आपका पूरा पार्टी डिप्लीटेड है, नकली है? कैसे देखते हो? हाउ पीपल आर गोइंग टू व्यू द स्टेटमेंट? द्विवेदी जी देखिए, मैं स्पष्ट बता दें आपकी बात। चिराग पासवान को लिया, परिवारवाद वहां नहीं है। उससे बड़े चाचा जी को लिए थे, उनके 5 विधायक लिए थे, अब चिराग पासवान को लिए, परिवारवाद नहीं है। अपना दल को लिए हैं, परिवारवाद नहीं है। अब आप 40 विधायक आपने तोड़ लिए। विधायक तो आज थोड़ा टूट रहे थे, मतलब कानून क्यों बनाया गया था कि इंदिरा गांधी से पहले से शरद पवार जी ने पार्टी तोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी बनाई। आज जो कांग्रेस है वो ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है, आज कांग्रेस आई है जो मानी इंदिरा गांधी जी ने बनाई, तो उन्होंने पार्टी बनाई और उनको लोगों ने चाहा तो वो सत्ता पे राज किया। अगर आपको हमसे हमारे विचारों से सहमत नहीं, हमारे राजनीतिक दल है, तो आप जाइए पार्टी बनाइए, चुनाव में आइए। आप अगर अच्छे होंगे तो लोग आपको जानेंगे, हम नकली होंगे तो हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन आपने चीज तो कोई मैंने नहीं रखा, आपने चुनाव द्वारा उनको असली बना दिया, हमको नकली बना दिया। तो चुनाव आयोग किसी को नहीं बना सकती है, चुनाव आयोग सिर्फ सिंबल दे सकती है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, चुनाव के माध्यम से जो आपने सूचना है वो चुनाव का काम ये नहीं है राजनीतिक पार्टी का नाम देने का। उनका काम सिर्फ है चुनाव चिन्ह देने का। आप पढ़ लीजिए, चुनाव का पूरा पढ़ लीजिए। चुनाव का काम सिर्फ एक है, चुनाव चिन्ह देने का। राजनीतिक दल गठन जो है वो एक अलग होता है, वो पेश किया जाता है, जमा किया जाता है, उसके आधार पर सिंबल रिजर्व होता है। तो अगर आप उनको देके हमें नकली बता रहे हैं तो जनता बताएगी ना असली कौन नकली कौन। भाई हम कहते हैं चलिए मान ली बात, अभी हमारा चुनाव हुआ था, उससे सबसे पहला चुनाव जो हुआ था जिसमें हमारे मसाल से 85 जीता, उस समय क्यों नहीं इन्होंने खड़ा किया अपना 85? नहीं खड़ा किया, चुनाव चले गए और पार्टियां बढ़ गई। एक नाम उनको मिल गया, एक नाम उनको मिल गया, मसाल हमको मिल गया, उनको दूसरा मिल गया। 6 महीने बाद आपने शिवसेना उनको दे दी। जब चुनाव हो रहा था वो उसमें हमने 85 क्यों नहीं खड़ा किया? तो सबसे बड़ी गलती चुनाव की यही है कि चुनाव को देखना चाहिए था कि चुनाव है और इनका 85 खड़ा नहीं हो रहा है, तो इन्होंने पार्टी डिवाइड कैसे कर दी? मैं सबसे बड़ा सवाल मेरा है आज इस देश से मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि द्विवेदी जी जो आप बोल रहे हैं, अभी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि शायद शिंदे साहब की जो शिवसेना है उनको शायद 10 के करीब सीटें मिल रही हैं, जहां तक मेरा ख्याल है 12 या 13 भी नहीं मिल रही हैं, हो सकता है 8 भी हो जाएं। तो वो अपने वर्कर्स को, मैं हर एक से सवाल पूछता हूं, जो लोग उनके साथ आए हैं उनको फेस कैसे करते होंगे कि यार सिर्फ 8 के 10 सीटें लेने के लिए हम इस तरफ आ गए। उधर देखिए उद्धव ठाकरे जी को 21 सीटें, सर 21 सीटें एमबीए ने दी हैं उद्धव जी को। यहां पर मतलब 10 सीटों में निपटा दिया और कह दिया लेना ले लो वरना 2 और कम कर देंगे। ये क्या है? 285 बदल दिए, 285 बदल दिए जी। अब देखिए बिल्कुल इसी से जो आपने बात अभी कही ना, आपने पूरी बात अपने आप कह दी, हमारी बात आपने कह दी कि जिस शिवसेना को 2019 में 22 सीटें बीजेपी ने दी थी, आज बीजेपी जान गई कि इनकी स्थिति वो नहीं है, एनसीपी की स्थिति वो नहीं है, हमने धर्मवाड़ चुराया है, हमने शिवसेना चुराई है। लेकिन जो ओरिजिनल शिवसेना, अगर ओरिजिनल ये होती, माननीय प्रधानमंत्री जी यही गलत हो गए ना, वही तो झूठ का पुलंदा माननीय प्रधानमंत्री जी, कहना नहीं चाहिए। झूठ बोलो, झूठ पे राजनीति करो, झूठ बोले रहो, झूठ, तो झूठ के जुमले के पुलंदा है। हमने शायद अपने लाइफ में, मेरे 60 साल उम्र में मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना झूठ बोलता हो और झूठ बोल के राजनीति कर रहा हो। बस टोटल झूठ है, शब्द उनका जो है मैंने आप तक नहीं सुना कि झूठ ना हो। आप नकली माने उद्धव ठाकरे हैं तो इनको 22 सीटें आपको देनी चाहिए थी। हम कहाँ मना कर रहे हैं आपसे? आपने 22 सीटें आपको माननीय सिंधिया जी को देनी चाहिए थी, 22 सीटें हमको मिली थी। इसके मतलब जो उद्धव जी जो है वो उद्धव जी है, जो सिंधे है वो सिंधे मतलब असली उद्धव जी है और नकली सिंधे जी है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद सिद्ध कर दिया। अब वो कुछ झूठ बोले उसका कोई मतलब नहीं, जनता जानती है कौन सही है, कौन असली है, कौन नकली है। द्विवेदी जी, मोदी जी के हर सभा में
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के हर सभा में वो लोगों से पूछते, सलाह मशूरा बोले कि लोगों से बोलते कि देखो मोदी जी के एक काम करोगे, मोदी जी के एक काम करोगे, आप मोदी जी का ये काम करना कि मोदी गारंटी, आप पब्लिक में जाइए, आपके एरिया क्षेत्र में जाइए और जिन जिन को मोदी गारंटी का लाभ हुआ नहीं है, लाभार्थी नहीं मिला, आप उनका नाम रिकॉर्ड कीजिए और उनको कन्विंस कीजिए कि आपको अगर मोदी गारंटी हासिल नहीं हुआ, घर, पानी, शौचालय, अलग अलग प्रकार के, तो मोदी जी का गारंटी मैं लेता हूं, यानी आम आदमी। तो इस प्रकार से कॉन्फिडेंस, द्विवेदी जी ये कॉन्फिडेंस है कि लोगों से संपर्क कर रहे हैं, बोले आप मोदी जी हो, आप मेरे प्रतिनिधि हो, आप जाके उनको न्याय देंगे। और आप तो कैसे आप देखते हो, नया कैंपेन हमने देखा, पहले देखा नहीं था इसे, द्विवेदी जी। दिलीप जी, जनता सामने बैठी, आप कुछ भी बोलिए, हाँ करेगी वो। 13 चीजें ऐसी जो मैं गिना सकता हूँ आपको अभी, जो इन्होंने गारंटी जिसकी ली थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। सभी नई गारंटी फिर ये दे रहे हैं। भाई हम 13 गिना दें आपको, 2 करोड़ नौकरी पर ईयर, 15 लाख रुपए, 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। जब उन्होंने जीएसटी लागू तब इन्होंने कहा, तो ऐसे करके हम 13 चीजें आपको बता सकते हैं जो इन्होंने कहा था कि ये हो जाएगा, लेकिन आज तक क्या हुआ? हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले, जुमलेबाजी करे, तो उस देश का विकास कैसे होगा, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं इस चीज को। तो जो आज ये बात कह रहे हैं वहां पे, क्योंकि इनको मालूम है, इसलिए पूछ रहे हैं वहां पे, ये इसलिए पूछ रहे हैं कि इन्होंने किया कुछ नहीं, ये सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि साहब आप बोलिए कि हमने किया कि नहीं किया, या जाइए पता लगाइए। जब चुनाव आ गए तब ये पूछ रहे हैं किसको मिला किसको नहीं मिला। ये तो चुनाव से पहले जो जानना चाहिए था किसको मिला किसको नहीं मिला। तो ये खुद जान रहे हैं कि जो गारंटियां दी गई है वो सिर्फ 2% लोगों को मिली है। आप सिलेंडर बांटे गए, सिलेंडर बांट दिए आपने भाई, 1000 रुपए 1100 में कौन भरवा पाएगा सिलेंडर? आपने बांध दिया। शौचालय होने चाहिए, आप देहात में जाके सर्वे करा लीजिए। आप तो इतने बड़े चैनल हैं, पूरे इंडिया में आता है, आप 10 गांव करवा लीजिए, कितने शौचालय बने? आप लोग जो बने भी होंगे वो यूज नहीं हो रहे होंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो झूठ बोलने की चीजें हैं, ये देश देख रहा है, जनता देख रही। भाई हम तो कह सकते हैं जनता से, हम जनता से बात कर सकते हैं कि जैसे हमको नहीं मिल रहा, आज महंगाई बढ़ी है तो उसकी मार मैं भी झेल रहा हूं। अभी नवदुर्गा था, 1000 रुपए किलो आपका, 1000 रुपए किलो था आपका मखाने, या और महंगे थे और चीजें। तो इस तरह की महंगाई जो आप बढ़ा, 1200 हो गया सर मखाना, 1200 का 1000-1200 बता रहा हूँ जी, 1000-1200 रुपए मखाने। अब आप बताइए जो नवदुर्गा में अगर गरीब आदमी रह रहा है तो नवरात्र का फास्ट कैसे रखेगा? करेक्ट कैसे वो रखेगा बताइए जी, दुरुस्त बात। तो ये तो ये सब आपके मुताबिक, द्विवेदी जी आपके मुताबिक इन सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा वोटिंग पर। जब आज भी वोटिंग करी होगी लोगों ने तो ये सब सोच के की होगी आपके मुताबिक? देखिए मैं यही आपसे कह रहा हूं, 10 साल जनता ने मौका दे दिया। आज की डेट में कहीं पे भी आप जाए, आप तो महाराष्ट्र में देख लीजिए, मैं कह रहा हूं 40 सीटों से कम अगर आ जाए तो आप कहिएगा मुझसे, इनकी 6-7 सीटें ज्यादा है तो कहिएगा। आप बिहार चले जाइए, मतलब महाराष्ट्र में 40 सीटें किसकी सर? महाराष्ट्र में 40 सीटें एमबीए की या बीजेपी की? एमबीए मैं वही कह रहा हूँ, एमबीए 40 सीटों से कम नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ। 40 से कम नहीं देखिए ऐसा होता है कि 2004 में चुनाव चला। आज जो बात कही एक चीज मैं और क्लियर कर दूंगा आपको, 2004 में चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री घोषित नहीं था, इनकी तरफ से घोषित थे, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस से घोषित नहीं था प्रधानमंत्री। माननीय मनमोहन सिंह आए, 10 साल उन्होंने राज्य किया। उस समय चंद्रशेखर जो मुझे याद है, चंद्रशेखर बिल्कुल खजाना खाली करके चले गए थे, शायद आपको भी याद होगा। हमारी पॉलिसियां इतनी गड़बड़ हो गई थी, हमारी इकोनॉमी इतनी गड़बड़ हो गई थी, जिसको उन्होंने रिफॉर्म करके बढ़ा के और जिस स्थिति में लाए थे वो,
अब डीजल क्रूड ऑयल 3 गुना था उस समय, लेकिन उन्होंने रेट नहीं बढ़ने दिए। ये होता है शासन सत्ता चलाने का तरीका। लेकिन आज क्या है, क्रूड ऑयल सस्ता है, रेट आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप सब्सिडी हम नहीं देंगे साहब, आप 2 रुपए सब्सिडी वापस ले आती बैंक में, पहले 250 रुपए वापस आते थे 2014 से पहले। तो इस तरह से देश को आप चलाएंगे, ठीक है, सत्य असत की लड़ाई चल रही है। रावण भी इतने दिन राज्य किया, रावण ने भी राज्य किया था थोड़ी ना, रावण भी किया था, सोने की लंका बनाई, ये बनाई, तमाम चीजें बनाई। एक गलती हुई, खत्म हो गए। सिकंदर ही लूटने आए थे, सिकंदर भी लूटे। हिटलर साहब थे, वो भी तमाशा किए। यूपी में 100% योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी में 100% होगा, 80 के 80। 16 कम था, ये बार 16 भी पूरा होगा। मोदी जी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ 2014 और 2019 का रिकॉर्ड तोड़ेगा योगी जी। तो क्या 100% यूपी देख रहे हैं बीजेपी यूपी में? नहीं, देखिए ऐसा ना कि ये तो संभव नहीं है बिल्कुल। ये तो जो कह रहे हैं तो हम भी कह सकते हैं 80 सीटें हम जीतेंगे, हम बिहार में 40 सीटें जीतेंगे, यहाँ 80 सीटें जीतेंगे, 25 सीटें वहां जीतेंगे। कह रहे कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन समीकरण इस समय बदले हुए हैं, बिल्कुल इतना समय समीकरण बहुत चेंज है। समीकरण में अंतर है। जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट, जो इंडिया गठबंधन बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। वो तो एक मोदी जी उनके पास है, हमारे इंडिया गठबंधन में सब मोदी है, हर राज्य हमारे एक मोदी है। हमारे हर मोदी करके चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारे यहाँ हर राज्य में एक मोदी है। आप यूपी चले आइए, अखिलेश यादव, आप उधर बिहार चले जाइए, तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र आइए, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी है। लेकिन तो हमारे तो अच्छा ये बताइए द्विवेदी जी, चलते चलते ये बता दीजिए, ये मेरी बात जरा मुझे जरा समझ नहीं आई। वैसे समझ तो आई, लेकिन फिर भी क्या है कि पहले कभी ऐसा होता नहीं था, तो इसलिए मुझे जरा ये परेशान कर रही है बात। ये तेजस्वी यादव मछली खा रहे थे, फिश खा रहे थे, यार मैं भी खाता हूँ, तो मतलब वो बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरे को तो ये समझ में नहीं आया। सर द्विवेदी साहब, ये क्या है? अब वो कोई फिश खा रहा है, कोई मटन खा रहा है, कोई कुछ और खा रहा है, मतलब मैंने जो शुरू में बोला आपसे, जो शुरू में मैंने दिया था अपना प्रधानमंत्री के बारे में, मैंने यही बात आपसे कही कि नवदुर्गा में वो मछली खा रहे हैं, पुरानी जगह खा रहे, ये कर रहा है, महाराष्ट्र में गए ये कर रहा है। हमने आज तक भाषण में नहीं सुना क्या दे रहे हैं या क्या किया, कितना किया, क्या किया। एक प्रधानमंत्री अगर केंद्र चुनाव चल रहा है तो विपक्ष के लिए कुछ भी बोले, विपक्ष के बोलने के बाद कुछ होता ही नहीं है, वो अपना इनके बारे में बोलेगा। लेकिन आप तो कम से कम अपनी उपलब्धियां तो बताइए। 20 मिनट के भाषण में आप 1 घंटा भाषण दे रहे हैं, तो 20 मिनट में अपनी उपलब्धि तो बताइए ना, आपने क्या कर दिया भाई। सुई से हवाई जहाज यहाँ बन रहा है, भामा अनुसंधान केंद्र है, एयरपोर्ट बने हुए हैं, प्लेन बन रहे हैं, ये इनके सरकारों से पहले चल रहा। IIM है, मेडिकल कॉलेज है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तमाम है, सब कुछ है इंडिया में। आपने अगर किया होगा तो शायद सड़क को 200 किलोमीटर बढ़ा दिया होगा। इससे ज्यादा में कोई नया काम नहीं किया आपने, जो सब सरकारें करती हैं। तो आज तक हमने तो किसी भाषण में नहीं सुना है, ये आप सुन के देख लीजिएगा भाई, इससे पहले कि किसी भाषण में ये कहा हो कि हमारे केंद्र सरकार की ये हमारी हमने किए कार्य, ये गारंटी हम दे रहे हैं, फलानी चीज आयुष्मान भारत हमने दिया, पक्के मकान दे रहे हैं। हवाबाजी है नहीं, हवाबाजी चल रही टोटल, हवाबाजी टोटल। कितना पैसा चला गया, इतना पैसा जाने के बाद इतने मकान बन गए होंगे, इतना पैसा चला गया, इतने सेंटर मिल गए होंगे। तो जो हवाबाजी चल रही है देश में, ये समाप्त होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाएगा। द्विवेदी जी, मगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का यह कहना है कि हिंदुओं के आस्था स्थल को ठेस पहुंचाना। बोला जब मुगल साम्राज्य जंग तो होता था, हार जीत जो भी होता, पर जाके मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों को इसलिए तोड़ता था कि हिंदुओं के आस्था स्थल को तोड़ना है। वही मच्छी खाने के श्रावण के महीने में आपको उसका फिल्म बनाकर पूरे दुनिया में वायरल करना, यह दिखाना कि हमको उस आस्था स्थल को ठेस पहुंचाना है।
नहीं तो वीडियो बना के पूरे दुनिया। तो ये आस्था स्थल को ठेस पहुंचाने वाली बात है, हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात है, उस चीज को हाईलाइट किया है मोदी जी ने। असल में प्रदीप जी समस्या ये है, इनके मंत्री बीफ खाए, गाय का बीफ होता है, गाय का मांस ओपनली कहते हैं चुनाव में। अभी एक इन्होंने सांसद टिकट दिया है, उन्होंने भी कहा कि हम बीफ खाते हैं। आप डायरेक्ट बीफ की बात कर रहे हैं। पिछले जब चुनाव हो रहे थे उसमें एक मंत्री थे, उन्होंने कहा मैं बीफ खाता हूँ। तो इस तरह की जो बातें करते हैं, पहली बात तो इसका तो आम चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये चुनाव के भागवत नहीं, बिल्कुल 100% नहीं। कौन क्या खा रहा, कौन क्या पहन रहा, कौन क्या कर रहा, उसके अंदर कितनी आस्था है, कितना विश्वास है, कितना क्या है, वो हम तय नहीं करेंगे। हम जब आप यहाँ जबरदस्ती पूजा करने लगे, मैं तो रोज सुबह पूजा करके निकलता हूँ घर से बाहर। हर आदमी जरूरी नहीं पूजा करके निकले, उनकी अपनी आस्था अलग है, उनका अपना विश्वास अलग है। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो स्थितियां पैदा कर रही है कि साहब उन्होंने खा ली तो अरे मंदिर हाथ तोड़े जाते थे। मंदिर तो जो बाबर वगैरह थे, जो इससे पहले जो अंग्रेजी जो विदेशी आक्रांता आए थे देश में, उन्होंने मंदिर तोड़े ना। कि आज की जनता ने मंदिर तोड़ रही है। पिछले 70 सालों में बताइए कहाँ किसका कौन सा मंदिर टूट गया? हम तो नहीं देख रहे कहीं का मंदिर टूट गया हो या कहीं की मस्जिद टूट गई हो। तो जो इस तरह की भाषण देना प्रधानमंत्री जी के लिए, ये मैं नहीं समझता हूँ ये चीजें अच्छी हैं। इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करने की चुनाव में, और इसीलिए इंडिया गठबंधन को जनता देख रही है, जनता समझ रही है, और जनता का प्यार मोहब्बत जनता का मिल रहा है प्रदेश में। इंडिया गवर्नमेंट सरकार बनाएगी, ये निश्चित जान लीजिए आप। इनकी सरकार आपकी नहीं बन रही है केंद्र में, ये बिल्कुल निश्चित जान लीजिए आप। राइट, थैंक यू सो मच सर। द्विवेदी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा मजा आता है आपके साथ बात करके, और आपका पर्सपेक्टिव सुन के बहुत जबरदस्त। एक तरीके से हर विषय के ऊपर कुछ नई रोशनी आप जरूर डालते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जय सिया राम, हर हर महादेव। Well, the first phase is over and we are, well, looking at areas where the BJP is not too strong. I think the BJP will start fighting in its strength areas from the second phase. If the BJP performs well, say in Tamil Nadu, where all 39 constituencies have gone to the polls, or in western Maharashtra, in western Uttar Pradesh, where they won 5 seats last time, that will be a huge bonus. That will be a huge lift for the BJP. But BJP, sir, has to win seats in Tamil Nadu. Just you say that the vote share is going to increase. Today, Annamalai says the vote share is going to increase. Everybody That says won't be. That's not enough. I mean, ultimate test is of victory is winning seats. You need to win. The Congress's vote share had gone up in Rajasthan, but they lost. They lost. That's it. So no, it even doesn't Prime matter. Minister Modi vote share बढ़ने से उनका कुछ होने वाला नहीं. He needs. If he says 370, if he's aiming for 370, Tamil Nadu has to win seats. He has to win. He has to get 10 seats in Tamil Nadu. Kerala. He has to win seats in Kerala. He has to win seats in Andhra Pradesh. तेलंगाना जीते थोड़ा उसको और बढ़ाना पड़ेगा. कर्नाटका स्वीप करना पड़ेगा. जी जैसे पहले किया था. बिल्कुल सर. So these things will not work. You have to win. If BJP wants to attain 370, it has to get seats in these southern states. I think even if they have to retain the 303, they will have to win in some southern states, because it will be very difficult for the clean sweeps or the 100% record that they had in 2019. अगर आप देखें राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हर जगह पर 100%, वो हर बार नहीं होता साहब। तो वहां पर कुछ ना कुछ जो जहां पर घाटा होगा उसका लाभ अगर दक्षिण से मिलता है तो ही जाकर के बैलेंस होगा, अदरवाइज वन नेवर नोज व्हाट कुड हैपन। सो ये 5 स्टेट्स है, you got West Bengal, they can add another tally of probably 16 seats if they really do well. They got 18 last time. Yes. तो टोटल जो माइनस करके जो डेफिशिएंसी है उसमें अगर 50% भी बढ़ गया है तो they have achieved something. नॉर्थ ईस्ट जितने हैं 15 करीबन 14-15 है,
तो in that their performance, because Assam they already perform optimum level. Yes. तो नॉर्थ ईस्ट है 1+1 ऐसे चलते हैं सब जगह. This 5 states consolidation will see them through. Others it's difficult. It seems to be difficult also. Well, it seems to be difficult to get to 370. Yes, sir. 370 seems like a very far away figure at the moment, but one never knows. This is an election, you don't know. So, We but don't that- know. We don't know what BJP has got up their sleeve in the next few days. That's right. It'll be somebody eating beef. One never knows. I mean, if you can show somebody eating fish, you can show somebody eating beef as well. But anyway, that is just about it on this show from both Pradeep ji and myself. Keep watching Nation Now. We'll of course bring you our perspective on the elections and what's happening in the country. That's just about it. Pradeep ji, I think we had a plan to bring in Mr. V.N. Kumar. He has something big lined up, isn't it? Maybe we'll try and get him tomorrow. Yes, yes. Something big has happened as far as the Tirupati temple is concerned, which was being built over here. Tirumala temple, which was being built over here in Maharashtra. Something big has happened. So I think we'll have. I think all the environmentalists have some new stories for them. It's Charan Dayanand or Yes. Zoru Batena or B.N. Kumar. There's actually even Rohit Joshi. Roy Joshi. Yes. You got a lot of development where all these environmentalists are concerned. And they still haven't stopped working. Isn't that Bilkul. amazing? Fantastic. Absolutely amazing. Right, that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोग देखते रहे Nation Now. We'll of course be back with you tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को. That's it. That's the best. That is the bell. जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को. You know what to do. We have done our duty. Now it is your turn to do your duty. Subscribe to the channel. Send in your responses. We got a lot of responses for Nizamuddin Rain yesterday. We will try and read some out tomorrow. And चलते चलते जय सिया राम. हर हर महादेव. Har Har Mahadev.